पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? यस। यस। ओके 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 ठीक है। अच्छा, कल लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था, याद है कौन सा क्वेश्चन था? कल कल क्लास थी ना हमारी। यस। ओके ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स का टॉपिक चल रहा था हमारा, और आज वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो ही गया है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक मैटर वेव्स का टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, एंड देन वी विल स्टार्ट एटम्स करके एक टॉपिक है छोटा सा, मॉडर्न फिजिक्स का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आज हम स्टार्ट करेंगे एटम्स, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। जस्ट टेल मी, स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस। यस यस। ओके सर। ओके ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा, कल जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट में, जे एडवांस वाला, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स में जो टॉपिक हमारा चल रहा है, एक मिनट मुझे चैप्टर नाम लिखिए, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, मैंने आप सबसे बोला था कि एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है क्लास 12 का, उसके पार्ट 2 में शुरू में आप देखेंगे रे ऑप्टिक्स करके है, फिर वेव ऑप्टिक्स करके, फिर आपके पास ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा क्या उस बुक में, उस चैप्टर को और एनसीईआरटी की बुक को देखा क्या? यस। बस एक लड़के ने जवाब दिया, ईमानदारी से बताएं, ऑनेस्टली एवरीवन, क्योंकि उसको आप पढ़ेंगे ना, बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में, बड़ी आप पढ़ेंगे उसको, आपको सब चीज समझ में आएगा, क्योंकि हमारा पूरा एक बैकग्राउंड बन चुका है। आप अगर पढ़ चुके हैं तो फिर से दोबारा पढ़िए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, ये हम खत्म करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस के साथ लेक्चर के हाफ पार्ट में, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एटम्स करके, मॉडल्स ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर करके वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी रेडी हैं यस विद कॉपी पेन? ठीक, तो कल जो हमने क्वेश्चंस किया था लास्ट में, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक आप सबने ये वाला क्वेश्चन देखा था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इसमें लगभग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आंसर बहुत सही आया था, लगभग सभी, मतलब 24 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था पोल में। ठीक है, तो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई सारे, तो मैं इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा डेटा चेंज करने जा रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। आप मुझे फॉरन इसी क्वेश्चन को, डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं कुछ इसी क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व करके बताएं अब क्या आंसर आएगा, ताकि, ठीक है ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं भी उस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को जो कल हमने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करें। जैसे कल तो आप लोगों ने 3-4 मिनट में बता दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप उससे जल्दी बताएंगे, क्योंकि आपके देखा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में यहाँ मैंने 100 वॉट कर दिया है, यहाँ 6.25 को काट के मैंने 3.125 कर दिया है। स्क्रीन विजिबल है क्या? और यहाँ पे जो 100% था उसको कट करके मैंने 90% कर दिया है, बाकी सारा डेटा सेम है। तो इसमें अब जल्दी सॉल्व करके बताए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। कल का एक क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। जहां 200 इन प्लेस ऑफ 200 आई वुट 100, और यहां पे मैंने लिख दिया 3.125 वॉट, 3.125 वॉट, and here is 90% efficiency. Try to solve it and give me the answer. कल आप सबने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करिए। वर्क फंक्शन 3.125, यहाँ वर्क फंक्शन जो दे रखा है, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जहां 200 था मैंने यहाँ लिख दिया 100 वोल्ट, और ये आ गया आपके पास 90% कर दिया मैंने 100% से। नाउ टेल मी द आंसर।
स्क्रीन विजिबल है आप सबको कि नहीं? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके ठीक है, सॉल्व करिए सभी लोग, स्क्रीन अगर विजिबल है। Yes, sir. आई होप सब सॉल्व कर रहे होंगे। कल मुझे 24 लोगों ने सही आंसर दिया था, तो आज तो उससे ज्यादा आना चाहिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी लेट आए आप? सर, ट्यूशन से लेट आया ना, अभी आया। ओह ओके ओके ठीक है, चलिए जल्दी पार्टिसिपेट करिए। चलिए मैं आपको 2 मिनट और देता हूं। बस डेटा चेंज किया मैंने, 200 को 100 कर दिया है, 6.25 को 3.125 कर दिया है, और 100% एफिशिएंसी को मैंने 90% एफिशिएंसी कर दी। बाकी द होल क्वेश्चन इज रिमेन्स एज इट इज। आज हमको नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है, एटम्स। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया है, सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट ओनली टू बी डन। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। क्या बात है भाई, व्हाई यू आर नॉट गिविंग आंसर्स? ये सर तो बस कैलकुलेशन है। ठीक ठीक ठीक, करिए करिए, ओके, डू इट डू इट। यस तनिषा, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। यस तनिषा, यू आर इनऑडिबल, फिर से कहिए, क्या बोली थी आप? ये क्वेश्चन मुझे बहुत हैरानी हो रही है। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर। अच्छा, मुझे मैं आई एम शॉक टू सी, कल यही क्वेश्चन कराया था, जब आपने पहली बार देखा था तो इतनी देर में तो सब लोगों ने आंसर दे दिया था, और अभी मैं करीब मुझे क्वेश्चंस को स्क्रीन पे रखे हुए अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट से ज्यादा हो गए। तो आज जबकि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तो और जल्दी सॉल्व होना चाहिए। और कल मुझे कल तो सोल्व ही नहीं हो पाया था। कल सॉल्व ही नहीं हो पाया था, लेकिन 24 लोगों ने तो सही आंसर दिया था। और चलिए, मैं अभी कुछ बोलने से पहले मैं आपको 1-2 मिनट और दे देता हूँ ना, आप सब से कर लें, क्योंकि आप लोग तो शक के दायरे में कल ही आ गए थे। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट डाउट। सर 32.5 into 10⁻⁸। 32 पॉइंट नहीं, आप क्वेश्चन देखिए, आपको तो एन की वैल्यू बतानी है, पावर तो हटा के बताना है। यू जस्ट हैव टू टेल मी द वैल्यू। आपका कल आंसर आ गया था? नो सर। नो, आपने दिया था आंसर फिर? नो सर। नहीं दिया था। कल आप क्लास में थे जब मैं क्वेश्चन कराया था? यस सर। कितने लोगों ने आंसर दिया था कल?
याद है आपको? सर 22 हाँ, तक लगभग सभी ने दिया था ना, स्क्रीन पे मैंने रिजल्ट भी शेयर किया था। ओके ठीक, तो इसका मतलब आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे आप हैं। एक बात हाँ बता, हाँ मैं तो कराऊंगा, आई एम गोइंग टू डू दैट ऑफ कोर्स। तो कल कैसे आंसर आ गया था? आज जब मैं व्हेन आई एम गिविंग द सेम रिपीटेड क्वेश्चन और मुझे क्वेश्चन दिए सर हुए 10 वो, रेस टू 19 में नहीं सर, ऐसे नहीं होगा जैसे इनटू 10 रेस टू नोटेशन में नहीं आएगा आंसर? देखिए जैसे वो तो आंसर तो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁴, तो देखिए ऑप्शन जो आएगा समथिंग इंटू 10⁻⁴ आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू, जैसे कल आया था 24 इंटू 10⁻⁴, तो आंसर था n की वैल्यू 24 थी। तो स्टिल आया था 7-8 मिनट हो गए ना। अब आप सब लोग जरा मेरी बात गौर से सुनिए ना, ये क्या तो मतलब? 32.5 इंटू 10 रेस पर 18 आ रहा है। नहीं तो नहीं, द आंसर इज, मैं बताऊंगा, आंसर इज 21.6, ठीक, इंटू 10⁻⁴, तो n की वैल्यू 21.6 होगी। तो अब ये बताइए, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और कल मैं क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे शो किया हूं, हार्डली 3 मिनट के अंदर मुझे आंसर आ गया था। और क्योंकि लेक्चर बस खत्म हो रहा था, तो दूसरे टीचर वो क्लास में इंटर हो गए थे, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया था बिकॉज अदर टीचर वाज वेटिंग, बट आई वाज वेरी मच डाउट कि जिस एडवांस है क्वेश्चन जिसमें 3-4 चैप्टर्स का कंसेप्ट मिला के बना हुआ है, और आप लोगों ने 2 मिनट में, और आज में 7, ये अब 9 मिनट हो गए, 6:18 हो गया, मैंने 6:05 पे क्लास स्टार्ट की थी ना। हाँ भाई, क्या मसला है? व्हाट यू पीपल आर डूइंग? गूगल किया था? क्योंकि देखिए सर कल 20, 3 मिनट में तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ हुआ था। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि 3 मिनट में क्वेश्चन निपट गया था पूरा, मतलब 4 मिनट में मैं जल्दी जल्दी में बता गया था। और मैंने जब पोल कराया तो इट वाज मतलब सर्ज ऑफ आंसर आया था। आप लोग क्या कर रहे हैं ये? व्हाट यू पीपल आर डूइंग? मतलब अगर टीचर आपको देख नहीं रहा है, आप सामने नहीं है, तो ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो यार तुम अपना। आपको पता भी हाउ मच लॉस यू आर डूइंग। और जाहिर सी बात है, आप शक के दायरे में कल ही आ गए थे। मैंने टीम से भी बात की, सभी से बात की कि व्हाट दीज स्टूडेंट्स आर डूइंग। ऑफ कोर्स मैंने ये सोचा था कि इस क्वेश्चन को कराने में कम से कम मुझे एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स लग जाएंगे आपको समझाने में, और 4 मिनट में आपने क्वेश्चन। तो मतलब आप मुझे जवाब दीजिए ना। दो स्टूडेंट्स हु आंसर्ड मी, 24 students gave the correct answer, and right now I didn't get answer from a single student, and I just changed the data, और डेटा को मैंने सिंप्लीफाई किया है। डेटा कल से सिंपल हुआ है, 200 को 100 किया है। यस, तो इसका मतलब अब मैं क्या समझू कि आप, ऑफ कोर्स ये बात है, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, आप जो है 4 वर्ड लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू कम ऑन द स्क्रीन। मतलब आपको हासिल क्या हो रहा है ये करके? आप मुझे बताएं प्लीज। नो पार्टिसिपेट, इस तरह चुप रहने से नहीं होगा कुछ। आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, और हमें भी आप जो इरिटेट कर रहे हैं। सर पक्का 21 पॉइंट कुछ आ रहा है? जी हाँ, 20, मैं भी सॉल्व करूंगा आपके सामने। 21.6 आंसर। यहाँ तो कुछ और ही है। तो जिन लोगों ने कल आंसर दिया था वो क्या कर रहे थे? तो ऐसे तो मैं तो बहुत खुश हो रहा था कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने फुजैल सर को जो है मैसेज भी किया संडे वाली क्लास के बाद उस दिन की, सर स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम तो एक अलग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, और आप लोग जो है चीटिंग कर रहे हैं। कोई एग्जाम चल रहा है? कोई ऐसा है कि आप इसको सही बता के यू विल गेट समथिंग? यू जस्ट गूगलिंग एंड गिविंग मी द आंसर। व्हाट यू आर गेटिंग? क्या मिल रहा है आपको? आप कितना बड़ा, मेरा कुछ नहीं जा रहा मेरे भाई। इट्स नॉट माई लॉस, इट्स योर लॉस। अब आप सोचिए ना कि मैं आपकी क्लास का 20 मिनट वेस्ट कर चुका हूं एक फालतू चीज पे। तो देखिए भाई, शुरुआत है, ऐसा मत करिए। क्वेश्चन को आपको सीखना है। इवन इफ यू आर लर्निंग 3 क्वेश्चंस, अगर आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गया और ऐसे 3 क्वेश्चन करने के बाद आप आगे फ्यूचर में कर लेंगे, तो वो आपकी भलाई है। बजाय इसके आप गूगल करके, मैं तो आपको देख भी नहीं रहा हूं, मैं आपको जान भी नहीं रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि मैं आपकी तारीफ कर दूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ऐसा भी नहीं कि आप क्लास में बैठे हुए हैं तो जो क्लास में एक स्टूडेंट कुछ बोलता है तो दूसरा स्टूडेंट तारीफ कर देता है, उसकी एक भौकाली बन जाती है। ऐसा भी नहीं होने वाला आपके साथ। यू आर ऑनलाइन, द कैमरास आर ऑफ, नो वन इज सीइंग यू, तो व्हाई यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन डार्क? कल आप लोगों ने जब इतना जल्दी आंसर दिया तो मुझे शक हो गया। शक क्या, मुझे यकीन हो गया था कि आप सभी लोगों ने या तो एक दूसरे का आंसर कॉपी किया या तो गूगल पे टाइप करके आंसर दिया। अब ईमानदारी से बताएं क्या हुआ था, कैसे आंसर आ गया था? जल्दी बताइए, वरना मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा और आप ही का लॉस होगा। सब जल्दी बताओ मुझे, क्या हुआ था, कैसे आंसर आ गया था?
बताइए। नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा, नेक्स्ट टाइम होगा ऐसा क्या? बोलो ना। हाँ सर। नहीं होगा ना? सभी लोग बोलो, पहले हैंड रेज करो कि नहीं सर नेक्स्ट टाइम हम कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन खुद से करेंगे, सीख के करेंगे। इस तरह की चीटिंग में सभी लोग हैंड रेज करिए। आई वांट हैंड फ्रॉम एवरीवन, ताकि मुझे पता चले आप तक मेरी बात पहुंची। और आप टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक टीचर को पता होता है किस क्वेश्चन का लेवल कितना है और उसमें कितना टाइम लगेगा। बल्कि वो स्टूडेंट जो ऑनेस्ट था, जिसने आंसर नहीं थे, मुझे उससे ज्यादा खुश हूं। ठीक है, तो ये प्लीज डोंट डू दिस थिंग यार। आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब हमें धोखे में रख रहे हैं। हम आपसे क्या उम्मीद? तो ओके, द नेक्स्ट टाइम दिस शुड नॉट हैपन एंड यू शुड लर्न द क्वेश्चंस। और खुद से करना है, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, जल्दबाजी कोई बात नहीं। चले ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं आपको, ठीक है? यस सर। चलो, Yes, बहुत sir. बहुत देर से क्लास का माहौल बहुत गरम गरम सा हो गया है। थोड़ा सा एक हंसी वाला इमोजी भेज दो जल्दी सब लोग, ताकि मूड फ्रेश हो जाए, मेरा भी और आपका, जल्दी से। और ठीक है, सभी लोग फौरन हंसी वाला इमोजी भेजो, और ताकि मूड एकदम फ्रेश हो जाए कि नहीं सर अब क्लास स्टार्ट करो। सभी लोग, एवरीवन। और आप देखो, टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकते। ओके, तो पकड़े गए ना? चलिए ठीक है, तो आई होप दैट it's for your good only, and I hope that from the future you are going to solve honestly. ठीक है, चलिए। ओके ना, तो देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। हम उसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद मैं एटम से स्टार्ट करूंगा, मैटर वेव्स एंड एटम। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन की बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, what this is saying that फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, पावर जो आ रही है दैट इज 100 वॉट, और वो कैथोड जो पावर है रेडिएशन इंसिडेंट की, व्हाट इज द पावर ऑफ दैट रेडिएशन? 100 वॉट। और इसका वर्क फंक्शन जो है कितना दे रखा है? 3 पॉइंट। पार्टिसिपेट करिए, हो गया, मैंने डांट दिया जितना डांटना था। अब आप खुश होके, नो जस्ट बी नॉर्मल, ठीक है? अब मुझे अच्छा लगा, आप तक मैसेज पहुंच गया और आप इस वादा कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, इट्स गुड थिंग। अच्छा, आपको खुद भी लगता होगा ना दैट इज माई लॉस। आपको लग रहा है चलो सर को मैंने कल क्वेश्चन बता दिया था, 24 आंसर आ गया था, वाह ग्रेट, पोलिंग में बहुत नाम हो गया। आप नेक्स्ट डे उसी क्वेश्चन करते तो उतनी बेइज्जती भी तो हो गई। यही चीज आपके साथ रियल लाइफ में भी होगा। झूठ की बुनियाद पे कोई चीज खड़ी जाती है, समझ लो मेरी बात। चाहे वो मुआशरे में, मार्केट में, समाज में हो, कहीं भी झूठ की बुनियाद पे कोई चीज कभी इज्जत नहीं पाती। आज नहीं कल उसका पर्दाफाश होगा। आपके दोस्त यार कभी एक डीलर टाइप का होता है ना, जो बहुत ही डिंगता रहता है, एक दिन उसका पोल। तो प्लीज इट्स ओके, जो हुआ तो आई होप दैट नेक्स्ट टाइम इट इज नॉट डूइंग दैट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, पावर 100 वॉट आ रही है, और इसका वर्क फंक्शन कितना? 3.125। और कह रहा है कि इससे फिर फोटॉन्स निकलेंगे, और फोटोन निकलने के बाद वो क्या कर रहे हैं? इधर से निकल के ये इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक करते हैं। ऐसे ही तो होता है, बताइए, ठीक है? और ये, और देखिए, या एक तरफ, एक को मैं किससे कनेक्ट करता हूँ? नेगेटिव से, और दूसरे को कनेक्ट करता हूँ किससे? पॉजिटिव से। तो एक्सेलरेट होता है ना, और एक्सेलरेट होता है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, और अगर स्टॉप करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो पोटेंशियल है काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, अगर एक्सेलरेट हो रहा है और रिटार्ड हो रहा है तो उसका उल्टा होता है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कितने इंटेंस पावर, किस क्या होता है? पावर क्या होगा? एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, यही तो होगा, अपॉन टाइम। टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू टाइम। तो हमें पावर दे रखा है, और क्या बोल रहा है कि द फोटॉन्स इट इज जस्ट अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो रेडिएशंस की एनर्जी है, क्या वो भी फाइ नॉट के बराबर है? जल्दी कंफर्म करो, बोलो। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे कि जितना एनर्जी है उतना ही वर्क फंक्शन है, तो मुझे ई नॉट मिल जाएगा, यानी एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन मिल जाएगा। तो यहां से क्या मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे? पावर 1 सेकंड का मैं ले लेता हूं, टाइम फॉर 1 सेकंड, क्योंकि मुझे टाइम फॉर 1 सेकंड में कितने फोटोन होंगे? तो पावर इंटू 1 अपॉन ई नॉट। पावर कितना दे रखा? 100 वॉट। ई नॉट कितना दे रखा है? 3.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जल्दी, हाउ वी कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल? 1.6। यस, 1 पॉइंट। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, हो गया जो हो गया। 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, सॉरी फोटॉन्स कितने स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एन कितना मिल गया जरा बताना इसको? तो ये -19 ऊपर का क्या आ गया? +19। और इसको मल्टीप्लाई करें 3.125 इंटू 1.6,
मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है जरा, 3.125 into 1.6 हाउ मच, 4 आ रहा है क्या? देखो जरा मल्टीप्लाई करके, आप सर मल्टीप्लाई तो कैलकुलेटर कर सकते हैं use? नहीं, देखिए आप जेई स्टूडेंट एग्जाम में नहीं, आप अपनी बेचैनी को नहीं अभी के लिए नहीं नहीं अभी भी नहीं, यू जस्ट टेक, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड लेगा हार्डली, डोंट डू इनजस्टिस टू यू। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, 4 आ रहा है, तो 4 से डिवाइड किया कितना आ गया, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, आई थिंक 5 आएगा, तो सर 5 फिर से देखिए 5 आएगा, सर 5 आ रहा है। 16 3 48, अरे भाई 16 3 48 तो ऐसे ही हो रहा है, 4.8 तो ऐसे ही हो रहा है, तो 5 इंटू कितना आ गया, इंटू 10 पावर 90 माइनस के 19 आएगा। सॉरी नीचे 5 आएगा ना, तो इनको इस ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 सर एंड में 3 और 1 ऐड हुए तो 1 कैरी भी आई पिछले टाइम तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 ही आएगा मेरे, ठीक है, 20 इंटू 10 पावर 19, तो n आ गया मेरे पास 2 इंटू 10 पावर 20, इसका मतलब एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकलने, इतने फोटॉन्स निकलने, इतने फोटॉन्स आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अब एक लाइन लिखे, assume that the photoelectrons emission is 90%, मतलब जितने फोटॉन्स आए हैं क्या सारे के सारे फोटॉन्स फोटोइलेक्ट्रॉन निकाल लें, नहीं, कह रहा 90% निकलेंगे, तो अगर मान लो 10-100 फोटोन आएगा तो फोटोइलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, 90, ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, मैं n ही लिख देता हूं, क्या ये 2 इंटू 10 पावर 20 इंटू 0.9 हो जाएगा, बिकॉज 90% है, तो हमें मतलब मिलने वाला है कितना, 1.8 इंटू 10 पावर 20 फोटॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स निकलने, यानी फोटॉन्स कितना है 2 इंटू 10 पावर 20, और इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलने, इसका 10 पावर 20, ये आ गया। अब ये काम हो गया, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट होकर इस प्लेट पे वार कर रहे हैं। अभी मैं आगे वाले स्लाइड पे चलता हूं, देखिए, और आप लोग ईमानदारी से नोट भी करिए, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन ढंग से करेंगे, मैं पहले सॉल्व कर लूं फिर स्क्रीन पे वापस आ जाऊंगा, अभी आप समझिए ना, जस्ट सी दिस। अब ये कह रहा है कि भाई ये फोटॉन्स को हमने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्या, यस सर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को Q डेल्टा V लिख सकता हूं, या फिर K इज इक्वल टू E डेल्टा V लिख सकता हूं, जैसे मैंने किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका उल्टा एक्सेलरेट हो रहा है, डेल्टा V कितना दे रखा है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, तो 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और कितना 500, मल्टीप्लाई करके बताया कितना हो गया, 800 इंटू 10 पावर 19 हो गया क्या, 16 पंजे 80, 800 इंटू, यस, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, ठीक है, समझ गए क्या। अब ये टकरा रहा है, टकराने के बाद क्या कह रहा है कि एन एब्जॉर्ब हो गया, तो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, भाई आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जब किसी सरफेस पे बुलेट मारते हैं, कोई चीज मारते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है ना, या तो एब्जॉर्ब होगी तो भी फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, और रिबाउंड होगा तो भी लगाएगा, तो अब ये मान लो कि मैं टकराने का मोमेंटम P1 मान लिया, ठीक है, तो आपको कैन यू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फोर्स पूछ रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द एनोड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जो एनोड है जो पॉजिटिव उस पर फोर्स लगेगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास मास होता है, तो दे आर गोइंग टू स्ट्राइक एंड मोमेंटम का लॉस होगा, उस मोमेंटम की चेंज से क्या लगेगा, फोर्स, तो हम फोर्स को ये लिख सकते हैं डेल्टा P/T, बोलिए ये लिख सकते हैं, और डेल्टा P एनोड नेगेटिव चार्ज प्लेट नहीं होती, नहीं कैथोड बोलते हैं नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाएंगे ना, हाँ बताइए सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ये पढ़ते हैं कि जैसे अरे नहीं भाई गलत पढ़, वो आपने कुछ और पढ़ा, मेटल डिपोजिशन की बात पढ़ी होगी, दैट इज डिफरेंट, जब आप किसी भी जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, जहां पे एनोड का मतलब होता है जिसको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाए, सिंपल, एनोड का मतलब हाई पोटेंशियल पॉजिटिव वाला, और कैथोड का मतलब होता है लो पोटेंशियल मींस नेगेटिव वाला, आप फिर से रिवाइज करिएगा क्लास के बाद, यही होता है, तो P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। अब ये बताइए जब वो टकरा के एब्जॉर्ब हो गया तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा क्या, यस सर, क्योंकि रुक गया, और P1 आप यहां से निकाल सकते हैं, कैसे, काइनेटिक एनर्जी पता है तो क्या मोमेंटम निकाला जा सकता है, क्योंकि पता है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, मैकेनिक्स में वर्क पर एनर्जी में फॉर्मूला पढ़ा है क्या, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv² और मोमेंटम होता है क्या mv, इन दोनों कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, तो मोमेंटम स्क्वायर को क्या मैं 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं,
तो यहाँ से क्या मुझे मोमेंटम ये मिल जाएगा 2m के। याद रखिएगा ये मैकेनिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे यहां से काइनेटिक एनर्जी पता है जो कि हमने निकाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके। कैसे एक्सेलरेट किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। और हमने जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या करते थे? रिटार्ड करते थे। तो आप जरा अब मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाइए, मोमेंटम कितना होगा फोटोन का? मोमेंटम कितना होगा? 2, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9 × 10⁻31। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको याद नहीं तो क्वेश्चन में दे भी रखा है नीचे, द क्वेश्चन हैज गिवन यू, यहां से दे रखा है। तो 9 × 10⁻31। और काइनेटिक एनर्जी कितनी कैलकुलेट किया आपने? 800 × 10⁻19। इसका अंडर रूट करना जरा जल्दी बेटा फट से। तो 8 × 1600, ठीक है, इंटू 9 -31, ये -50 बन गया क्या? अंडर रूट करेंगे तो 1600 का अंडर रूट कितना हो गया? 40। और 9 का कितना हो गया रूट? 3। और -50 का कितना हो जाएगा? -25 हो जाएगा। -25। तो हमें मोमेंटम मिल गया, मोमेंटम फाइनली मुझे मिल गया 120 × 10⁻25। ये मोमेंटम आ गया, जस्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बिफोर द कोलिजन। जस्ट बिफोर द कोलिजन। ठीक है, समझ में आ गया क्या? P1 मान सकते हैं? Yes. ओके, अब ये बताइए, तो एक मोमेंटम है तो फोर्स के लिए मुझे नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करना होगा ना, नंबर ऑफ फोटोन से, क्योंकि हमें ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आया है, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। तो क्या मैं फोर्स को ये लिख सकता हूँ? फोर्स इज इक्वल टू n × P1 अपॉन टाइम। बोलिए सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। n × P1 × टाइम। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, P1 क्या है? मोमेंटम, और T क्या है? टाइम। अब मुझे बताइए मैंने 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में दिख रहा है? हाउ मच? Yes, sir. ये क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन्स थे। 2 × 10⁻20 नंबर ऑफ फोटॉन्स थे। मैंने कैसे निकाला? टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। कह रहा था 90% जो है एफिशिएंसी, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, जिसको मैं एनी बोल सकता हूं, एनी। अब हमें पता है कि 1 सेकंड में कितने फोटोन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, पीछे से देख के बताइए जरा। 1.8 × 10⁻20। और एक फोटोन का मोमेंटम कितना है? 120 × 10⁻25। मल्टीप्लाई करके सर बताना कितना आ रहा फोर्स की वैल्यू। टाइम मैंने 1 सेकंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल दिया। हाउ मच? तो ये आ गया मेरे पास 10⁻20 - 5 और 120 × 18 करिए जरा। यस, 216 आ रहा है क्या? 216 Yes, sir. ठीक है। तो अब आपको ये आपके फोर्स की वैल्यू आ गई। दिस इज द फोर्स। इतना फोर्स वो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे जाके लगा रहे हैं। फोर्स यहां पे जाके वो अब्सॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन किसमें बताना है? ये मैं आपको ऑप्शन किसमें बताना है, देखिए जरा। कह रहा है कि इट इज n × 10⁻⁻4। तो आपको ऑप्शन कन्वर्ट करना है 10⁻⁻4 के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻4 के फॉर्म में? 10⁻⁻4 के फॉर्म में क्या शक्ल आ जाएगी इसकी? व्हाट विल बी इट्स शेप? 21.6 × 10⁻⁻4 न्यूटन। तो n की वैल्यू कितनी लगाएंगे आप? हाउ मच इज n? 21.6। ठीक है, ये रहा आपके पास ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन सारा? मैं एक बार इसको आप नोट, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तभी मैं आप सोचे ना कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग गया, और आप लोगों ने 3 मिनट में सॉल्व कर दिया था, तो टीचर तो शक में आएगा ही ना। सर, हाँ बोलिए सर अगर इसी सेम क्वेश्चन में टाइम को 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड मान ले, और जहां पर भी टाइम की टर्म आ रही है उधर 2 ही भरे, तब भी आंसर सेम आएगा। हाँ देखिए, अगर आप टाइम को 2 सेकंड मानेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी तो डबल हो जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं आपको हर दिन 10 रुपए देता हूं, तो 2 दिन में कितना दूंगा? 20। ठीक है ना? तो जब आप अगर टाइम को 1 सेकंड के बजाय, देखिए मैंने यहाँ पे T1 क्यों लिया? क्योंकि मैंने जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाले हैं वो कितने के लिए निकाला है, जरा बताना। 1 सेकंड के लिए।
यस ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन अगर आप टाइम को 3 सेकंड मानेंगे तो हर जगह 3 सेकंड लेंगे। ओके, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई, नीचे भी 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा। चलिए, अच्छा आपने पूछा, इसका मतलब आप समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, पावर दिया था, पावर की मदद से हमने निकाला नंबर ऑफ फोटॉन्स। वर्क फंक्शन दिया हुआ था, वहां से हमें पता चला कि जितना उसका वर्क फंक्शन है उतना ही उसका एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब हमें एक और चीज दी गई थी क्या, कि जो फोटो एफिशिएंसी है वो 90% है, इट मींस सिर्फ 90% फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, वहां से निकाल लिया। फिर हमें पता चला कि वो स्ट्राइक करेगा तो उस पर मोमेंटम चेंज होगा। तो पहले ये पता गया कितना मोमेंटम होगा उसका। कैसे पता करा? काइनेटिक एनर्जी की मेथड से, काइनेटिक एनर्जी निकाल के। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद हमने मोमेंटम निकाला, फिर मोमेंटम से फोर्स इक्वेशन में गए। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूरे कह सकते हैं फिजिक्स को ऊपर से नीचे तक कमाल के रख दे रहा है। अब आपको अंदाजा हो रहा है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस क्यों टफ होते हैं? यस कहां से क्वेश्चंस उठाते हैं। देखिए, है तो ये फोटो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन मैकेनिक्स भी बिड़ा दी पूरी Yes. पूरी की पूरी। हाँ, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, नोट कर लिया आप ईमानदारी से, तो बताइए समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो सर मैंने अभी 21 बुक पे, सर मैंने देखा ना बुक पे तो नोट पे तो नेगेटिव चार्ज ही बोल रहे हैं। किस पे? सर एक बुक का ना उसमें देखा। अरे भाई, मैं आपको भी क्लास की जब एंड होने लगेगी ना, आप मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी उसको उस पे हम जब क्लास एंड होने में 5 मिनट लगा रहेगा, बचा रहेगा, आप मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इसको होल्ड करते हैं ना, वरना फिर लेक्चर उधर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक। हाँ, मैं समझ गया, जी जी, वो मैं इनका डाउट समझ गया हूँ। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फिर लेक्चर अलग दिशा में मुड़ जाएगा। आप मुझे लेक्चर खत्म होने से बस 2-3 मिनट पहले याद दिलाइएगा, ठीक है? चले आगे। यस सर। ओके, ठीक। अब आप देखिए, अब आपके पास आज नया टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, मैटर वेव्स, जिसको इसको डी ब्रॉय पढ़ते हैं। ब्रॉगली लिखा है लेकिन डी ब्रॉय पढ़ते हैं। फ्रांस का बंदा था, उन्होंने साइंटिस्ट थे। देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या कंक्लूजन था? यही कंक्लूजन था कि जो रेडिएशंस थे पहले उनको वेव माना जाता था ना, दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली एनर्जी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या प्रूव कर दिया कि नहीं, जो रेडिएशन है वो वेव के फॉर्म में नहीं आ रहे, वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? पार्टिकल के फॉर्म में आ रहे हैं। तो पार्टिकल के फॉर्म में आने का क्या मतलब है? पार्टिकल के फॉर्म में आने का मतलब है कि उनके पास कुछ मोमेंटम होगा। समझ रहे क्या? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? दे मस्ट हैव सम मास, मोमेंटम होगा। पार्टिकल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता ये चला कि रेडिएशंस के पास क्या होता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा। तो डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा यार अगर वेव्स के पास वेव्स पार्टिकल नेचर शो कर सकते हैं, तो क्या जो पार्टिकल्स, जैसे मैं एक पार्टिकल हूं, मेरे पास एक मोमेंटम है, मेरे पास एक मास है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो ये भी वेव नेचर शो करता है। समझ में आई मेरी बात? डी ब्रॉगली का ये एजम्पशन था, हाइपोथेसिस था, और फिर बाद में जो कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से, सॉरी, एक्सरे डिफ्रैक्शन से डायविसन एंड जर्मन ने इसको प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली की बात सही थी। तो डी ब्रॉय ने क्या बात बोली भाई, कि जो लाइक रेडिएशंस बिहेव लाइक अ मैटर, रेडिएशंस बिहेव लाइक अ पार्टिकल, तो जो पार्टिकल्स है दे आल्सो बिहेव लाइक वेव, जिसको बोलते हैं डुअल नेचर। अब आपको समझ है डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं हूं, मैं एक पार्टिकल हूं, ये पेन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, मोबाइल एक पार्टिकल है, लैपटॉप एक पार्टिकल है, दे हैव मोमेंटम। डू यू ऑब्जर्व देयर वेव नेचर? क्या आपको इसका वेव नेचर दिखाई देता है? नहीं देखा है। लेकिन थ्योरी ये कहती है कि नो, दे ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग वेव नेचर, दे ऑल आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको प्रूफ, इसको एक्सपेरिमेंटली डेटा निकाला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेट, या दूसरा नाम क्या होता है? मैटर वेव। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ऑल मैटर्स, और यू कैन से ऑल पार्टिकल्स हैव वेव, all particles also have wave nature। अच्छा, जब वेव नेचर है तो कुछ वेवलेंथ भी होगा जी, वेव नेचर होने का तो है वेवलेंथ। और ऑल पार्टिकल्स एंड ऑल वेव्स
हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, इन्हीं दोनों चीजों को क्या बोला गया? डुअल नेचर। कि दुनिया की हर चीज वेव नेचर भी रखती है, पार्टिकल नेचर भी लगती है। कौन सा नेचर आपके सामने आएगा वो डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस, किस टाइम उसको बात करें। जैसे पूछे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, आप बोलोगे ना सर उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, कौन उसको देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसी तरह दुनिया का हर पार्टिकल, हर वेव पार्टिकल नेचर रखता है, हर पार्टिकल वेव नेचर रखता है। विच नेचर विल बी विजिबल टू यू, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, दैट डिपेंड्स ऑन द फिनोमेना। तो जब वेव नेचर होता है तो यहां से हम एक वेवलेंथ डिफाइन कैसे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, और इसको हम डिफाइन करेंगे सीधा बिना डेरिवेशन के, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा डी लिख देंगे, दैट इज डिफाइंड एज h अपॉन p। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या है? मोमेंटम, और p को क्या लिख सकता हूं मैं? mv। क्या मैं p को √2m k लिख सकता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था? Yes. बोलिए। और क्या मैं h काइनेटिक एनर्जी को, चार्ज को, क्या मैं 2m क्यू भी लिख सकता हूं? बोलिए। Yes. ये हाँ, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वेवलेंथ फॉर्मूला है, जिसको आप बिना डेरिवेशन के आप इसको याद कर लीजिए कि डी ब्रॉगली ने डिराइव किया, प्रूव किया कि जो वेवलेंथ होता है मैटर का, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ व्हाट? मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, तो यानी जैसे इलेक्ट्रॉन में मैं भी चल रहा हूं तो मेरे पास कुछ वेव है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान लूं कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली मास फॉर एग्जांपल 60 kg है, और वो चल रहा है फॉर एग्जांपल बहुत स्लोली, लेट मी टेक 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 120। अगर मैं इसका वेवलेंथ निकाल लूं तो क्या आएगा? h अपॉन मोमेंटम p। h कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 120। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या अप्रोक्सीमेटली आंसर 10⁻35 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली मीटर। अब आप ये बताइए कि वेवलेंथ कितना छोटा है, 10⁻35 के अराउंड आ रहा है, तो क्या आप इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं? No, sir. नो। तो दैट्स व्हाई अब आपको समझ में आया कि जो आपको आसपास अपने पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो क्यों उनका वेव नेचर आप नोटिस नहीं कर पाते? व्हाई द वेव नेचर इज नॉट नोटिस्ड? बिकॉज दे हैव वेरी हाई मोमेंटम। अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? बहुत कम। और जब वेवलेंथ कम होगा तो उसका वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये अगर मान लें कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसका वेवलेंथ बहुत कम, मोमेंटम बहुत कम है, वेव नेचर नॉट नोटिस्ड, नोटिस नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई क्या आपको? Yes, ठीक है, ये रहा ये सारे फॉर्मूले। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, लैम्डा इक्वल h अपॉन p, p क्या है? मोमेंटम। बाकी सारे फॉर्मूला आपको याद है। मोमेंटम क्या होता है? mv होता है। मोमेंटम को √2km लिख सकते हैं, k, और k को हम q डेल्टा v लिखते हैं। ये सारे फॉर्मूले, एक फॉर्मूला याद रखना, द रेस्ट ऑटोमेटिकली यू विल डिराइव। समझ गए क्या? yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम E लिखते थे hc/लैम्डा, तो इसकी वैल्यू आती थी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे वेवलेंथ तो किस में रख दो? नैनोमीटर में। ठीक है, जैसे 400 है फॉर एग्जांपल, किसी का वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर, तो उससे पूछे तो उसकी बताओ एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या लिखते थे? 1240 अपॉन 310, कितना आ गया था? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, है ना। hc/लैम्डा को आपने शॉर्ट में लिखा था 1240, वेवलेंथ को रख देंगे नैनोमीटर में, तो जो एनर्जी आएगी वो किस में आ रही थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही थी। इसी तरह से जो वेवलेंथ हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ये एक स्पेशल बात मैं लिखने जा रहा हूं, किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन के लिए, और किसी चीज के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें नोन है, सब कुछ। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन लिख सकता है डी ब्रॉगली h अपॉन 2k, k की m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और पोटेंशियल डिफरेंस। तो m हमें नोन है, E भी नोन है, h भी नोन है, और 2 भी नोन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.227 अपॉन √v, और आंसर किस में आएगा? नैनोमीटर में। ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कभी कभी 1.2 ही लिखते हैं। hc/लैम्डा को क्या लिखते हैं? 1240 अपॉन लैम्डा, नैनोमीटर में रखेंगे तो एनर्जी किस में आएगी भाई? किस में आएगी एनर्जी? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं, ये कौन सा वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.6 × 10⁻19 रखने के बाद हमको ये वैल्यू मिलती है। ये ठीक है, समझिए, क्या नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, चलें। यस सर। यस सर। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये कुछ ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़िए सर जरा। प्रीवियस का ना स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, इसको ले लीजिए, मैंने जो बात बताई उसी का मैंने एक स्क्रीनशॉट, एक बुक का पेज है जिसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लें। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10⁻24 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज सो स्मॉल वेवलेंथ कि यू कैन नॉट नोटिस दैट, बहुत इतना, इसीलिए हमें जो पार्टिकल्स है वो वेव की शक्ल में नहीं दिखते। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा पार्टिकल ले लें जिसका वेव, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसा पार्टिकल लिया, एग्जाम्पल ले लें ध्यान से, कि जिसका मोमेंटम है 10⁻30 मान लेते हैं, तो इसका लैम्डा निकालना जरा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, H/P कितना आ रहा है 6.6 × 10⁻34 अपॉन मोमेंटम कितना 10⁻30, हाउ मच 6.6 -30 + 30 -4 मीटर। अब ये वेवलेंथ तो आप नोटिस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, इट मींस अगर आपसे क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में करेक्ट में पूछ रहे कि हमें पार्टिकल्स का वेव नेचर क्यों नहीं समझ में आता, क्यों? बिकॉज दे हैव वेरी हाई मोमेंटम, सो द वेवलेंथ इज वेरी लेस। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसका वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, मोमेंटम बहुत स्मॉल, तो उसका पार्टिकल वेवलेंथ जिसको डी ब्रॉय वेवलेंथ है, यू कैन नोटिस दैट। तो ये वेवलेंथ क्या हो जाता है, कैन बी नोटिस्ड, कैन बी नोटिस्ड, ठीक है। तो अब चलो फटाफट हम क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर इक्वल, तो कह रहा रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें आंसर सही चाहिए और खुद से करके चाहिए। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ सेम है, तो कह रहा रेशियो ऑफ प्रोटॉन जानते हैं क्या होता है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल किसका, हीलियम न्यूक्लियस, He2 4 + 2। तो कह रहा है उनकी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या होगी, डी ब्रॉय वेवलेंथ आपको पता है H/P होता है, P को जगह mv लिख सकते हैं। जल्दी इक्वेट करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। एक आंसर मुझे मिला है, सही आंसर है बिल्कुल काव्या का। अब तुम लोग ऐसा मत डर जाना कि आंसर ही मत देना ना, यू हैव टू गिव द आंसर, जस्ट डू इट योरसेल्फ, ईमानदारी से करिए, थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मुस्कान का भी आंसर आया है, यस हेमंत करेक्ट, बिल्कुल सही। नितिन बिल्कुल, नितिन फिर से आप देखिए, थोड़ा देखिए, प्रोटॉन का मास कितना होता है, यू नो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4, प्रोटॉन का मास नंबर 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं उनका प्रोटॉन 4 टाइम्स होता है ना, तो दोनों का प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ सेम है, तो इट कैन बी H/m प्रोटॉन 4:1, बिल्कुल सही। अल्फा पार्टिकल H/ मास अल्फा वेलोसिटी अल्फा, H गया, और यू नो दैट हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, तो प्रोटॉन अपॉन, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा का मास आपको पता है 4 होता है, और 4 और इसका कितना होता है 1, तो आंसर क्या 4:1, वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है। चलिए 4:1 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। पोटेंशियल के टर्म में भी हमने निकाल रखा है, वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। सारे फॉर्मूले आपके दिमाग के सामने हर वक्त होने चाहिए। ये व्हाट लिखा है, व्हाट शुड नियरली बी द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेशियो नियरली क्या होगा अप्रोक्सीमेटली। और मैं आपको डेटा के लिए बता दूं, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1860 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1860 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कभी कभी 2000 भी ले लेते हैं।
पोटेंशियल के टर्म में आपकी कॉपी में भी नोट्स होने चाहिए, तभी आप कर सकते। आप जब खुद से क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अलग ही आपको मजा आएगा और अलग मोटिवेशन मिलेगा। शाबी ठाकुर, शाबी आप जो है आंसर सही तो दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं आप, यू आर डूइंग सम मिस्टेक। आप अंडर रूट को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज देखिए पी को हम अंडर रूट 2m के लिखते हैं, पी को मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ ये सही रहा, निकिता का सही आंसर है, ग्रेट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं। कह रहा है कि डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का थ्रू सेम पोटेंशियल, व्हाट्स वेवलेंथ। तो पोटेंशियल सेम, यू नो वेवलेंथ क्या है, मैं फिर से लिख दूं h/p। p को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2m q डेल्टा v। इलेक्ट्रॉन की जगह q डेल्टा v लिख दूंगा, q भी लिख दूंगा, ठीक है। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो मैं लिख दूं पहले इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। तो जब आप रेशियो लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, HH खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम। ठीक, चार्ज क्या होता है, सेम ना। तो जब रेशियो लेंगे तो HH डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, Q डिवाइड होगा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए क्या क्या सेम है, H सेम रहेगा, Q सेम रहेगा, और पोटेंशियल भी दोनों को क्या है, सेम। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लैम्डा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया इनटू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्या ये समझ में आया सबको? जब आप डिवाइड करेंगे तो H कैंसिल, Q कैंसिल, V कैंसिल, सिर्फ M बचेगा, 2B कैंसिल। तो अंडर रूट मैं लिख सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1860 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना आ गया? जिसने आई थिंक शाबी ने दिया था आंसर, उसने रूट नहीं लगाया था, बाकी उसने सही किया था। तो रूट आई थिंक शाबी ठाकुर रूट मिस कर गए थे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेवलेंथ जो आ रहा है अंडर रूट 1860 आ रहा है। तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड तो हो नहीं सकता, अब दो में कंफ्यूजन हो रहा है। आप देखिए जरा, मैच करिए। ये एक रफ आइडिया ले लेंगे ना, 41 इंटू 41 करके देखेंगे 1700 1600 कुछ आएगा, और 43 इंटू 43 करके देखेंगे 1700 कुछ आएगा। तो आप अप्रोक्सीमेटली पहुंचेंगे 43 के राउंड, ठीक है। ये तो बस आप 43 का स्क्वायर करेंगे, रफली 1700 कुछ आएगा या 1800 कुछ आएगा, तो वहां से आप मैच कर लेंगे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे। यस सर। ओके ग्रेट। एक और क्वेश्चन देखिए उसी पैटर्न पे, ईमानदारी से ऑनेस्टली पूरा कंसंट्रेट होकर फॉर्मूले के साथ खुद सॉल्व करिए। ऐसा हो कि दोबारा इस चैप्टर को सिर्फ रिवाइज करना पड़े, पढ़ना ना पड़े। एंड डोंट गूगल एनीथिंग अभी, ठीक है। ओके काव्या दिया, ठीक है। तो क्या आंसर है 1/4? 4 ऑप्शन 4 है, अच्छा ठीक है ठीक है।
तो काफी टाइम दे दिया। कह रहा है पार्टिकल ट्रेवलिंग 4 टाइम फास्टर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से 4 टाइम्स फास्टर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है 4 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कह रहा है अज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पार्टिकल का वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ डी ब्रॉय 2 आ गया। तो कह रहा है मास ऑफ पार्टिकल, वेरी इजी प्रॉब्लम, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p मतलब mv हो गया। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा e हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, उल्टा कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब हमें ये लैम्डा p बाय लैम्डा e कितना दे रखा है 2, और मैं यहां से लैम्डा e बाय लैम्डा v को लिख सकता हूं, बिकॉज मुझे रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए? अज्यूम द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल का मास चाहिए मुझे। तो आई कैन राइट, मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, ve अपॉन vp इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूं क्या इससे, v अपॉन ep 1/4। तो मुझे मिल गया me अपॉन mp, v बाई vp को 1/4 इज इक्वल टू 2। तो आई एम गेटिंग वेरी सिंपली me अपॉन mp mass of electron upon mass of particle as me अपॉन mp is equal to 8। तो हमें पूछ रहा है पार्टिकल का मास कितना होगा, द पार्टिकल ऑफ मास इज 1/8 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। चलिए आगे देखते हैं जरा। ठीक है, समझ में आया क्या? मैं जानबूझ के आसान कर रहा हूं, थोड़ा सा देखते हैं अच्छे क्वेश्चन। ओके, यस सर। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ, इसको करते जरा, 1 मिनट, ये क्वेश्चन देके पार्टिकल, ठीक है ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे, ये करते हैं। चलिए इसको कर लिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, फट से बता, इसका फौरन आंसर बता दीजिए। चलिए एक अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन को एक्सीलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट से। सेम प्रॉब्लम है जो हमने पीछे किया है। लैम्डा p बाय लैम्डा ये बताना आपको। सर 4/√2। 4/√2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन मैच करेंगे 4/√2, तो √2/√2 2√2 आ जाएगा ना। 2√2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 1.4, 2 पॉइंट, मतलब बी ऑप्शन आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ ठीक है, और लोगों का देखते। ओके, √8 आ रहा है, √8 का हो गया, मतलब वही बात हो गई 2√2। ओके ठीक है, यस ठीक है, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं जरा, लेट अस सी। तो कह रहा है आपको एक्सेलरेट किया है अल्फा पार्टिकल लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा पार्टिकल। यू नो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ दैट h अपॉन √2m3v। अब पोटेंशियल क्या है, सेम, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है, तो यू नो दैट दे विल हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट चार्ज। तो h सेम होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम। 2 क्या, 2 तो कांस्टेंट है, ये दोनों सब कांस्टेंट है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन √ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ऊपर आएगा √ मास ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ अल्फा। तो रूट कॉमन ले लेता हूं, लेट मी टेक द रूट कॉमन, मास ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ अल्फा, डिवाइड करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एच कैंसिल हो जाएगा सर। मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास आपको पता है, सॉरी अल्फा पार्टिकल में 4 होते हैं, प्रोटॉन में 1, तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के 2 टाइम्स। अल्फा पार्टिकल का था हीलियम +2, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, सॉरी हीलियम में कितने होते हैं, +2, यानी 2 होता है चार्ज, और प्रोटॉन में 1 होता है।
तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज मिल सकता है 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो कैंसिल किया, हमें मिल गया हाउ मच, √8, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 into 1.4 अप्रोक्सीमेटली, तो 2.28 द करेक्ट। वेरी गुड, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, समझे क्या भाई? सिंपल रेशियो लेना, ध्यान देना प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब ये है एक दमदार क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। इट विल टेक सम टाइम। देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज एक्सेलरेट होती है, फोर्स की वैल्यू, एक्सेलरेशन क्या होगा। यू रीड द क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व इट। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए वेलोसिटी आई कैप जे कैप में दिया हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के कैप में दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं ताकि आप क्वेश्चंस को करना शुरू कर दें। ठीक है, एक आंसर आ रहा है, लेट अस सी। तो पहले आप ना उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए। एंड यू नो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, और एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या लगेगा? E इंटू ई अपॉन एम। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, मतलब mv। तो एक इनिशियल वेलोसिटी से निकाल लीजिए लैम्डा, डी ब्रॉय वेवलेंथ, और एक फाइनल वेलोसिटी से निकालिए। तो आपका पहला काम है फाइनल वेलोसिटी निकालना। ओके, दो ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, मैच करिए जरा अपना अपना आंसर, एकदम कंफर्म कर ले। मैंने हिंट दिया, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और फिर वहां से आप वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी निकालेंगे आई जे के कैप के फॉर्म। आपको वेलोसिटी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म मिलेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे √a² + b² + c² करके। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही मतलब कह सकते हैं वेक्टर्स का, इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आई एम गेटिंग वन मोर आंसर, 2 3। ठीक है, मानसी ने सी दिया है। 2 और 3 के बीच में हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगेन BC ओके, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, 2 का मिसिंग हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी गई है, ये रही इनिशियली। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? √ बताओ, V1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? a² + b², v0² + v0², दैट इज गोइंग टू गिव मी √2v0। तो इनिशियल मोमेंटम लैम्डा भी मिल गया, लैम्डा 1 मान लेता हूं, दैट इज जिसको लैम्डा नॉट बोला गया है, h अपॉन p मतलब mv की जगह मैं लिख सकता हूं कितना? √2v0 लिख दूं क्या? बोलिए, है ना? ओके, ठीक है, तो mv की जगह मैं √2v0 लिख दूं। दिस इज माय इनिशियल लैम्डा। अब फाइनल लैम्डा क्या होगा? लैम्डा 1 मान लेता हूं, h अपॉन mv। तो माय टास्क इज टू फाइंड द फाइनल स्पीड, एंड फाइनल स्पीड v इक्वल टू u प्लस at। तो अच्छा, अब एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स होगा, पहले ये बताया क्यू ही, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, माइनस के की तरफ, तो ये हो जाएगा E इंटू ई नॉट प्लस के कैप हो जाएगा क्या, बोलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और पहले से एक माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, F/m, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास, u प्लस AT। u कितना है मेरे पास, u इज हाउ मच, v नॉट आई कैप, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस v नॉट j कैप प्लस AT, a की वैल्यू ये आ गई, a e नॉट बाई m इंटू टाइम k कैप, ये आ गया आपके पास फाइनल स्पीड i j k कैप के फॉर्म में। क्या आप यहां से इसके स्पीड ही निकाल सकते हैं इससे, अंडर रूट लेके, जिसको मैं v1 मान लूं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ई नॉट टी बाई एम का होल स्क्वायर। मुझे बताने में टाइम लग रहा है। अब इसमें आप रूट टू वी नॉट देखिए, आप ब्रैकेट में देखिए 1 के टर्म में, यानी रूट टू वी नॉट को हमें कॉमन लेना है। लेट मी फाइंड द स्पीड हियर अगेन, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ 1 लेना हुआ 1, तो 1 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं, लेट मी मेक इट, इसको मैं ऐसा करता हूँ रूट टू वी नॉट का होल स्क्वायर कर देता हूँ ताकि 1 कॉमन आ जाए। तो अगर मैं रूट टू वी नॉट का होल स्क्वायर कर दूं तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस इसके अंदर ले जाएंगे स्क्वायर, तो ई नॉट टी बाई एम इंटू रूट टू वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा क्या। जब आप कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है जिसको कॉमन लिया आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और स्क्वायर यहां भी और स्क्वायर यहां भी। क्या ये लाइन समझ में आई क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो रूट टू वी नॉट का स्क्वायर हो गया। अब यहां से भी देख के हम 1 मिनट रूट टू वी नॉट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, चलो आगे। अब यहां से मुझे, अब देखिए रूट टू वी नॉट बाहर आ गया तो v1 की वैल्यू आ गई, रूट टू वी नॉट स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आ गया तो अंडर रूट 1 प्लस पूरा स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ऑप्शन किसमें दिया, ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया 2 वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया। अब सिंपल में लैम्डा 1 निकाल लेता हूं, दैट इज h अपॉन m v1, h अपॉन m वेलोसिटी 1 की जगह ये रख देता हूं, रूट टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर ई स्क्वायर, ये आपका जेई मेंस का प्रॉब्लम था, टी स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन मैच करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है हमें। देखिए लैम्डा नॉट ये दिया हुआ h अपॉन, ये रहा मेरे पास लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन रूट टू एम वी नॉट। डिवाइड करेंगे तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा नॉट क्या आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, रूट टू एम वी नॉट से रूट टू एम वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, व्हाट विल बी लेफ्ट, क्या मुझे नीचे ये मिल जाएगा, बोलो यही मिलेगा क्या? ठीक, अब लैम्डा नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम का जिसके बेस पे ये सारी चीजें हमने की। देखिए वेक्टर का कंसेप्ट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इसमें। देखिए ध्यान से समझ में आया कि नहीं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो h h कैंसिल, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बच जाएगा। तो विच ऑप्शन इज मैचिंग देयर, 1 कॉमन लिया, यस सी इज ऑप्शन में इज मैचिंग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कुछ पूछना है बताइए। पहले लैम्डा 1 निकाला डी बाय वेवलेंथ, फिर फोर्स निकाला, फोर्स के बाद एक्सेलरेशन निकाला, फिर फाइनल वेलोसिटी निकाला, फिर फाइनल स्पीड, देन लैम्डा डी बाय वेवलेंथ निकाला। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये रहा। अब आपको जो है अगले टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन। ये सारी बातें हो गई तो हम आगे चले, नोट कर लिया आपने, समझ लिया? यस सर। तो नाउ अब ये चैप्टर हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट, वी विल बी स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटम बोलते हैं।
केमिस्ट्री में भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। Yes. वहां पे आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रे, एनोड रे, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। हम यहाँ पे फिजिक्स में जो एटम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम उसके बेसिकली हम एटम के स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एटम का स्ट्रक्चर होता है। हम ये पढ़ेंगे कि जो एटम का स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया जा चुका है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी देखेंगे कि जो एटम का एक मॉडल एस्टेब्लिश किया जा चुका है। जैसे सबसे पहले क्या था, जे थॉमसन, फिर क्या है भाई डाल्टन, डाल्टन के बाद क्या रहा है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बाद कौन आया भाई बोर्स मॉडल, यही सब तो है। Yes. तो अब जो हमारे डेली लाइफ में जो फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सा मॉडल इस फिनोमेना को ज्यादा अच्छे से प्रूव करता है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई चीज ग्लो कर रही है, कोई चीज रेड कलर का ग्लो कर रहा है, सोडियम गैस येलो कलर की ग्लो करती है, फला चीज ब्लू कलर की ग्लो करती है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। लेजर लाइट की फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे लेजर लाइट काम करता है, दीज ऑल थिंग। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई कि एटम के स्ट्रक्चर के बेस पे जो फिनोमेना हमें मिलते कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती, दैट इज स्पेक्ट्रम। यानी पूरे चैप्टर में हमको एक चीज पढ़ना है, क्या स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये दो चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टाइम ओवर आपका अगले क्लास का, ठीक है। तो कोई मुझे बस जाते जाते ये बता दे कि रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल में क्या डिफरेंस है, एक एक पॉइंट कोई एक एक करके बता दे। जस्ट टेल मी डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड एंड द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, या फिर रदरफोर्ड। अच्छा चलिए, रदरफोर्ड के मॉडल का एक डिसएडवांटेज बनाइए, एक एक। जस्ट टेल मी डिसएडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड। हम तो कल डिस्कस करेंगे पूरा शुरू से, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा होगा। उसमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं होता है। हाँ, रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, क्या सर और क्या? एक ये था, हाँ बोलिए फिर से। सर और एक ये था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता, वो घूमता घूमता एक टाइम पे सेंटर पर आ जाता है। ठीक है, क्यों 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 यस, क्यों नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को प्रूफ नहीं कर पाए थे। यस। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों एटम, क्यों इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएगा, कुछ लॉजिक दिया होगा ना। ये तो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन के पीछे कोई बुनियाद बनी होगी ना, कोई बेसिस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल की, घूमते घूमते उसकी एनर्जी नहीं भाई घूमते तो चांद भी घूम रहा है, सितारे भी घूम रहे हैं, अर्थ भी घूम रहा है, वो क्यों नहीं, सन हमारा प्लेनेट भी घूम रहा है, जाके सन में क्यों नहीं घुस जा रहा है ना। तो देयर मस्ट बी समथिंग। एक तो ये चीज पढ़ेंगे, और वहां से स्पेक्ट्रम और एमिशन और एब्जॉर्प्शन। चलिए एक और बात बताइए, बोर मॉडल का कोई एक दो पॉइंट बता सकते हैं? बोर्स मॉडल, टाइम इज ओवर, आई हैव टू एंटर अनदर क्लास। ठीक है, चलिए तो आपका टास्क ये है, कल आप आएंगे सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, टुमारो आप एटम जो फिजिक्स में है एनसीईआरटी बुक से कहीं से भी आप इसको पढ़ के आएंगे, तभी हम इसको एक या दो लेक्चर में कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ के आएंगे सभी? Yes. ठीक है, आप एटम का फिजिक्स में क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये आप एक बार पढ़ के आएंगे, तो हम कल इस पे करेंगे क्वेश्चन। ओके ठीक है, ओके गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Good night all of you. Good night. Good night.